हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व। अब हम जानेंगे वैध संविदा के आवश्यक शर्तें या तत्व क्या होती हैं। आम भाषा में संविदा दो पक्षों के बीच एक व्यावसायिक करार है जिसको विधि द्वारा लागू किया जाता है। व्यावसायिक करार के अलावा सामाजिक करार भी होते हैं। सामाजिक करार को विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विधि के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। वैध संविदा के लिए आवश्यक शर्तें या तत्व यह है कि एक करार होना चाहिए और करार वैधानिक होना चाहिए। इसको निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। नंबर 1, वैध संविदा के लिए एक करार होना चाहिए। संविदा के लिए पहली आवश्यक शर्त या तत्व यह है कि दो या दो पक्षों के बीच एक करार होना चाहिए। संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रत्येक वचन और प्रतिज्ञाओं का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है करार कहलाता है। दूसरे शब्दों में करार से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना है, अर्थात करार के पक्षों में एकमत होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो करार धारा 13 के अधीन शून्य होगा। उदाहरण, रैफल बनाम विकलहास 1864। बाद में प्रतिवादी ने वादी से सूरत नामक सूती कपड़े की कुछ मात्रा खरीदी। यह कपड़ा पियरलेस नामक जहाज द्वारा मुंबई से आने वाला था। मुंबई से पियरलेस नामक 2 जहाज चले, जिनमें एक जहाज अक्टूबर में प्रतिवादी के विचार में था तथा दूसरा जहाज दिसंबर में वादी के विचार में आने वाला था। निर्णय यह हुआ कि एक भाव से सहमत न होने पर कोई बाध्यकारी संविदा नहीं हुई। इस प्रकार करार की परिभाषा में 2 तत्व होते हैं, नंबर 1 वचन और नंबर 2 प्रतिफल। वचन के लिए वचनदाता और वचन ग्रहीता नामक 2 पक्षों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद से करार नहीं कर सकता। वचन में एक पक्ष प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्ष स्वीकृति देता है। अब जानते हैं प्रस्ताव क्या है। धारा 2 के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने या न करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव देने वाले को प्रस्तावक कहते हैं या प्रस्तावकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ता भी कहलाता है। दूसरा पक्ष जो प्रस्ताव स्वीकार करता है उसको स्वीकर्ता या प्रतिज्ञा गृहीता कहते हैं। अब जानते हैं स्वीकृति क्या है। जब एक प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव देता है और स्वीकर्ता उसको स्वीकार करता है तो यह स्वीकृति कहलाती है। इस प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति मिलने पर वचन या प्रतिज्ञा बन जाती है। उदाहरण, का व्यक्ति खा से कहता है कि वह अपना घोड़ा 1000 रुपये में बेचना चाहता है। यह का खा के लिए प्रस्ताव है। जब खा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो यह खा द्वारा स्वीकृति है। इस प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर वचन बन जाते हैं और दोनों पक्षों में वैधानिक अधिकारों और दायित्वों का निर्माण हो जाता है। एंसन ने स्वीकृति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि
स्वीकृति का प्रस्ताव से वही संबंध है जो माचिस की जलती हुई तीली का बारूद से भरी गाड़ी से है। जैसे एक जलती हुई तीली बारूद की गाड़ी से लगाई जाए तो विस्फोट अवश्य होगा, लेकिन जब तीली नहीं लगाई जाती तो बारूद निष्क्रिय रहता है। इस प्रकार जब तक कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा तब तक प्रस्ताव वचन या प्रतिज्ञा में नहीं बदल सकता और पक्षों में वैधानिक अधिकारों और दायित्वों का निर्माण नहीं होता। नंबर 2, करार विधि द्वारा लागू होने योग्य होना चाहिए। दूसरा तत्व यह है कि करार संविदा विधि के उपबंधों के तहत होना चाहिए। धारा 10 के अनुसार विधि द्वारा लागू होने वाले करार के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं। ए, पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए। धारा 10 के अनुसार करार करने वाले पक्षों में संविदा करने की योग्यता होनी चाहिए। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है या अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है या कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, संविदा करने में सक्षम नहीं है, अर्थात नाबालिग पागल दिवालिया व्यक्ति करार नहीं कर सकता। यदि किसी ऐसे अक्षम व्यक्ति द्वारा कोई करार किया जाता है तो करार शून्य होगा। उदाहरण, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय लिया कि नाबालिग से की गई संविदा आरंभ से ही शून्य होती है, क्योंकि नाबालिग धारा 11 के अनुसार संविदा करने के योग्य पक्ष नहीं होता। बी, करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव पर सहमति स्वीकारकर्ता की तरफ से स्वतंत्र होनी चाहिए। धारा 15 के अनुसार यदि स्वीकारकर्ता द्वारा दी गई सहमति स्वतंत्र नहीं है तो करार शून्यकरणीय हो जाता है। सहमति तभी स्वतंत्र रूप से प्राप्त मानी जाएगी जब उसमें उत्पीड़न, अनुचित भाव, कपट, मिथ्या वर्णन और भूल का अंश न हो। अर्थात संविदा करते समय संविदा अधिनियम की धारा 13 से 22 तक उपबंधों का पालन होना चाहिए। उदाहरण, अमीराजू बनाम शेषमा 1918 मद्रास वाद में प्रतिवादी पति ने अपनी पत्नी तथा पुत्री को आत्महत्या की धमकी इस उद्देश्य से दी कि वह उस के पक्ष में एक करार पर हस्ताक्षर कर दें। कोर्ट ने निर्णय दिया कि आत्महत्या की धमकी द्वारा प्राप्त सहमति धारा 15 के तहत उत्पीड़न थी तथा संविदा शून्यकरणीय थी। उदाहरण, का ने अपने पुत्र खा को उसकी नाबालिग आयु में एडवांस में इस शर्त पर धन दिया कि बालिग होने के बाद वह दिए गए धन से अधिक धन अपने पिता को वापस करेगा। पिता अपने बेटे से इसका करारनामा प्राप्त करता है। इस करार में पिता ने अनुचित प्रभाव अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया और संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है। नंबर सी, करार वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। यदि करार का प्रतिफल और उसका उद्देश्य विधि के अनुसार नहीं है तो करार शून्य होगा। धारा 23 के अनुसार करार का प्रतिफल या उद्देश्य गैर कानूनी माना जाता है यदि ऐसा करार कानून द्वारा निषिद्ध है या प्रभावी होने पर किसी विधि की धारा को निष्क्रिय बना सकता है या कपटपूर्ण है या किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने से संबंध रखता है या न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध ठहराया गया है। उदाहरण, का व्यक्ति खा को सरकारी नौकरी दिलाने का वचन देता है और इसके बदले में 1000 रुपये लेने का वचन लेता है। यह करार शून्य है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल विधि विरुद्ध है। नंबर डी,
करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। जो करार विधि द्वारा लागू नहीं हो सकते वे शून्य करार कहलाते हैं। संविदा अधिनियम में निम्नलिखित अवस्थाओं में कुछ अपवाद के साथ करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। नंबर 1, तथ्य संबंधी द्विपक्षीय भूल के अधीन किया गया करार शून्य है। बिना प्रतिफल का करार शून्य है। शादी में रुकावट डालने वाले करार शून्य हैं। व्यापार में रुकावट डालने वाले करार शून्य हैं। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करार शून्य हैं। अनिश्चितता रखने वाले करार शून्य हैं। बाजी लगाने की रीति के करार शून्य हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित करार शून्य हैं। असंभव कार्य करने के करार शून्य हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि संविदा कानून द्वारा लागू होने वाला करार है। जो करार कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते उन्हें शून्य करार या शून्यकरणीय करार या अवैध करार कह सकते हैं। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।